नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं वैशेषिक कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में मैंने आपको पुटों के बारे में बताया, मूसा के बारे में बताया। मूसा कैसी होती है, मूसा के निर्माण में क्या क्या सामग्रियाँ कार्यक्रम में आती है, मूसा निर्माण कैसे किया जाता है, मूसाएँ कितने प्रकार की होती है, पुट जो देते हैं औषधियों को मारने के लिए उसकी संख्या के बारे में बताया। अब मैं आपको मूसा निर्माण, मूसाओं के संबंध में ही आगे बताने जा रहा हूँ। मंडूक मूसा के बारे में इस चैप्टर में मैं मंडूक मूसा के बारे में बताऊंगा आपको। मंडूक मूसा के बारे में निरंतर जो भी मूसाएँ आगे आएंगी उनके बारे में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मंडूक मूसा कैसी होती है उसके लिए है मंडूक। मंडूक वैसे भी मंडूक शब्द मेंढक के लिए प्रयोग होता है। मंडूक शब्द से मेंढक का अपना आप आभास होता है कि मेंढक की बात कर रहे हैं अपन। तो मंडूक मूसा ये मेंढक के आकार की मूसा होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई प्रत्येक जो है 6 अंगुल होती है। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है। ये मेंढक के आकार की होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 अंगुल होती है। इसे ज़मीन के अंदर गाड़ कर ऊपर से अग्नि दी जाती है। इसे मंडूक मूसा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंडूक मूसा कहते हैं। इसका यही है कि इसको ज़मीन के अंदर गाड़ करके ऊपर से इसमें अग्नि दी जाती है, मंडूक मूसा कहलाती है। इसके बाद में मूसल मूसा, जैसा कि मूसल के नाम से ही पता लगता है कि मूसल जैसा आकार का, मूसली जैसी होती है उस आकार की मूसा। तो 8 अंगुल की गोलाकार मूसा जिसका तल भाग चिपटा हो, 8 अंगुल की गोलाकार मूसा जिसका तल भाग चिपटा हो, जिसे मूसल मूसा कहते हैं। इसे चक्रबद्ध पारद को सिद्ध करने के लिए उपयोगी बताया गया है। जो चक्रबद्ध पारद होता है उसको सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। उपरोक्त मूसा के अतिरिक्त भी उपादान मूसा भेद से अन्य अनेक प्रकार की मूसाओं का वर्णन विभिन्न रसग्रंथों में उपलब्ध होता है। जो बताई गई है आपको मैंने, उसके अतिरिक्त भी कई प्रकार की मूसाएँ होती है। रसशास्त्र की प्रक्रियाओं में जहाँ अग्नि क्रिया करनी होती है, जहाँ तीव्र अग्नि क्रिया देनी होती है, अधिकांश स्थलों में मूसा एक प्रमुख उपकरण के रूप में काम लाया जाता है। पुट, जहाँ तक पुट का प्रश्न है, पुट एक शराब संपुट बनाते हैं तो एक छोटी मटकी या छोटा शराब भी उपयोग में लाया जाता है, उसमें कपड़ मिट्टी करते हैं पुट में। लेकिन जहाँ अधिक अग्नि देनी हो वहाँ पर मूसा का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मूसा प्रमुख उपकरणों में काम आने वाली है। धातुवाद की प्रक्रियाओं के लिए तो इसका और भी महत्व है। रस हृदय तंत्र में रसायणव आदि उपलब्ध प्राचीन रसग्रंथों में भी इसके निर्माण एवं उपयोग का वर्णन किया गया है। विभिन्न मूसा के नामकरण से मूसा के उपादान द्रव्य, मूसा की आकृति एवं मूसा में संपन्न होने वाली क्रियाओं का ज्ञान होता है। मूसा की महत्ता निम्न कथन से सिद्ध होती है। मूसा की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि पुरुषार्थी पुरुष का मतलब जो पुरुष काम करने वाले हैं, जो पुरुष मेहनत करने वाले हैं उनको पुरुषार्थी कहा है। पुरुषार्थी पुरुष मूसा के मुख से निकली हुई एक कौड़ी को भी मूल्यवान समझते हैं। मतलब पुरुषार्थी पुरुष जो है, जो कार्य करने वाले पुरुष हैं, जो अपना हर समय जो है उपयोगी मानते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए बताया कि वो मूसा के मुख से निकली हुई एक कौड़ी को भी मूल्यवान, कौड़ी बोलते हैं, बिल्कुल कौड़ी मूल्य के हिसाब से बिल्कुल निम्न स्तर पर मानी जाती है, उस कौड़ी को भी मूल्यवान समझते हैं, इसके लिए कहा है। किंतु मानवीय व्यक्ति को नमस्कार कर अथवा उसका झूठा सम्मान देकर प्राप्त लाखों की धनराशि को भी धिक्कार देते हैं। मतलब जो ऐसे पुरुष हैं, जो पुरुषार्थी पुरुष है, मतलब मूसा का इसी से पता लगता है कि मूसा में उत्पन्न एक कौड़ी को भी स्वीकार करते हैं और
धनवान व्यक्तियों से, मानी व्यक्तियों से वो धनराशि को भी धिक्कार समझते, लाखों रुपए की धनराशि को भी धिक्कार देते हैं। ऐसे इसलिए इसका महत्व प्रतिपादित किया गया है कि मूसा अत्यंत उपयोगी, रसशास्त्र में अत्यंत उपयोगी साधन है, जिससे हम तीव्र अग्नि दे करके, दहन करके इसका द्रुति निकालने का काम करते हैं। अब मैं आपको इसके मूसा के बारे में, मूसा का आधुनिक स्वरूप कैसे होना चाहिए। पुरातन समय में तो मूसा के लिए बता दिया था आपको, घोड़े की लीद है, वल्मीक मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, लोहे का बुरादा है, इस तरह की कई चीज़ें, सन के तंतु है, इस प्रकार की कई चीज़ें उपयोग में ली जाती थी। लेकिन आज समय बदल रहा है। आज के समय में मूसा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आपको बता जा रहा हूँ कि मूसा का आज आधुनिक स्वरूप क्या है। मूसा को प्रयोगशाला की भाषा में क्रूसिबल या घड़िया कह सकते हैं। वर्तमान समय में इसका निर्माण पुराने ज़माने की तरह घोड़े की लीद और मिट्टी से नहीं होता है। आजकल इसका निर्माण सिलिका, ग्रेफाइट, कांति मिट्टी और मिट्टी द्वारा किया जाता है। सिलिका से, ग्रेफाइट से, कांति मिट्टी, ये मिट्टी द्वारा किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों में धातु पिघलाने के लिए कांति मिट्टी और ग्रेफाइट की बनी मूसा का उपयोग किया जाता है, जो अधिक से अधिक अग्नि सहन करने तथा कई बार उपयोग में आता है। मतलब अधिक से अधिक अग्नि सहन कर सकती है और एक मूसा को कई बार उपयोग में ली जा सकती है। इस प्रकार से होता है। सोनार लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं वे विशेष रूप से विशेष प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित होता है और सामान्य मिट्टी के दिए से थोड़ा ऊंचे किनारे वाला होता है। सामान्य मिट्टी के बजाय ऊंचे किनारे वाला होता है। रसशास्त्र में के प्रयोगों के लिए द्रव्य, उसकी मात्रा या सुविधा के ख्याल से इनमें से उपयुक्त चुनाव किया जा सकता है। तथापि बाजार में विशेष रूप से के उपलब्ध कांति मिट्टी या ग्रेफाइट की मूसा जो नंबर के आधार पर छोटी बड़ी हो सकती है, मिलती है, उसी का उपयोग किया जाता है। इस मूसा के उपादान कांति मिट्टी, ग्रेफाइट आदि से मूसा की आकृति देकर अग्नि में पका दिया जाता है। इस प्रकार से मूसा का निर्माण आधुनिक रूप से किया जाता है। ये मूसा जो है आजकल नंबरों के आधार पर मिलती है। मूसा आपको किस नंबर की मूसा चाहिए, उस नंबर के आधार पर मूसा आधुनिक रूप से उपलब्ध करा के और अपने प्रयोग में लानी चाहिए। अब आपको मैं संधि बंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। संधि बंधन शब्द आयुर्वेद में या रसशास्त्र, ऐसे कहें रसशास्त्र के विषय में संधि बंधन अनेकों बार आया है। अनेकों बार अपने को संधि बंधन करना पड़ता है। बिना संधि बंधन के न तो पुट लगते हैं, न बिना संधि बंधन के न आपको कोई द्रुति होगी। मतलब बिना संधि बंधन के आपको आयुर्वेद के करीब करीब बहुत सारा काम अधूरा है। इसलिए संधि बंधन के बारे में जानना चाहिए। संधि बंधन किसे कहते हैं, संधि बंधन के पर्याय क्या है, पहले देख लेते हैं। संधि बंधन पर्याय मूसा एवं उसके पिघानक का संधि लेप का बंधन, संधि लेपन, अंधरण, रंध्रण, संश्लिष्ट एवं संधि बंधन आदि इसके पर्याय हैं। ये इसके संधि बंधन आदि इसके पर्याय कहे गए हैं। इस प्रकार से इन पर्यायों से इसको अपन जान सकते हैं। दो पात्रों के संधि स्थल को जोड़ना संधि बंधन कहलाता है। देखो स्पष्ट रूप से इसकी एक सामान्य परिभाषा बनती है अपने आप कि दो पात्रों के संधि बंधन को जोड़ना, संधि स्थल को, मतलब बंधन को, संधि स्थल को, दो पात्रों के संधि स्थल को, मतलब दो पात्र, एक पात्र सीधा एक उल्टा गया, उसके संधि स्थल, संधि का स्थल मतलब जो मिलान स्थल है, जो उनका मिलने का स्थल, उसको संधि स्थल कहा गया है। कि दो पात्रों के संधि स्थल को जोड़ना संधि बंधन कहलाता है। स्पष्ट रूप से है, संधि बंधन कहलाता है। यह पात्र एवं संधि बंधन के उपादान, ये पात्र के हिसाब से और संधि बंधन के उपादान द्रव्य एवं प्रक्रिया विशेष पर आधारित होता है। कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी है, पात्र कैसा है उसके आधार पर होता है। रस शास्त्र की प्रक्रियाओं में जहाँ अग्नि की क्रिया द्वारा द्रव्य को सिद्ध करना होता है, ऐसे अधिकांश स्थलों पर संधि बंधन की आवश्यकता पड़ती है। द्रव्य को अग्नि में उपचारित करने के लिए पात्रों का उपयोग किया जाता है। तो द्रव्यों को अग्नि में उपचारित करने वाले, उपचारित पकाने के लिए द्रव्यों का
पात्रों का उपयोग किया जाता है। अधिकांश पात्र आकृति के भेद से आकृति भेद के बावजूद मिट्टी के होते हैं। मतलब आकृति तो उनकी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, लेकिन अधिकांश पात्र जो ऐसे जिसमें अग्नि में पाचन किया जाता है वो मिट्टी के होते हैं, मिट्टी की होनी भी चाहिए। तथा कुछ धातु निर्मित भी होते हैं, कुछ धातु निर्मित भी होते हैं। अब अधिकांश पात्र मिट्टी के ही होते हैं। संधि बंधन का उद्देश्य पात्र की सुरक्षा। संधि बंधन का प्रथम उद्देश्य पात्र की सुरक्षा, पात्र स्थित द्रव्य की सुरक्षा सबसे मुख्य। पात्र में स्थित द्रव्य की सुरक्षा एवं सम्यक प्रक्रिया से है। दो तीनों चीज़ इसमें आती है। संधि बंधन का उद्देश्य क्या है? एक तो पात्र की सुरक्षा, पात्र फूटता नहीं है उससे। दूसरी बात पात्र स्थित द्रव्य की सुरक्षा। तीसरी बात सम्यक प्रक्रिया। सम्यक प्रक्रिया भी तभी होगी जब संधि बंधन किया जाएगा। संधि बंधन नहीं करेंगे तो उसमें से वाष्प निकलेगी, उसमें से अग्नि निकलेगी, उसमें से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो वो पात्र में जो अपन जिस काम के लिए पात्र में पकाने के लिए जा रहे हैं वो होगा ही नहीं काम। तो पात्र सम्यक प्रक्रिया का भी उसमें उद्देश्य है। द्रव्य को अग्नि प्रदान करने के लिए पात्र के रूप में मूसा, मृत्तिका, शराब, मृत्तिका, भांड, कूपी आदि लिए जाते हैं। मतलब इसमें द्रव को अग्नि प्रदान करने के लिए पात्र के रूप में आप मूसा ले सकते हैं, मृत्तिका शराब ले सकते हैं, मृत्तिका भांड का मतलब मृत्तिका का मटका, मिट्टी का शराब यानी सकोरा ले सकते हैं, मिट्टी का मटका ले सकते हैं। कूपी कांच की कूपी जो बियर की बोतल होती है उस कूपी को ले सकते हैं, जिसमें अपन कूपी पर रसन बनाते हैं, इनको लिया जा सकता है। इसके साथ दूसरी मूसा, दूसरी मृत्तिका, शराब एवं भांड के ढक्कन के रूप में भांड मुख्य आकार की मृत्तिका, पिघानक बोलते हैं ढक्कन उसका शराब। इसको मतलब इसके एक तो ये लेते हैं, इनको ढकने के लिए दूसरी चीज़ होती है, उसके लिए ढक्कन, शराब, कूपी, मुद्रा आदि लिया जाता है। इस प्रकार से दो प्रकार के पात्र हुए। एक तो पात्र जिसमें औषधि रखनी है वो पात्र, एक उसके ऊपर ढक्कन लगाने का पात्र। इस प्रकार दो पात्रों को लिया जाता है। उसके बाद उसके संधि बंधन किया जाता है। तो इस प्रकार के दो पात्रों को लेकर संधि बंधन किया जाता है। संधि बंधन के द्रव्य क्या होंगे? संधि बंधन के द्रव्य क्या होंगे उसके बारे में बताया गया है कि संधि बंधन के द्रव्य में है दृढ़ता पूर्वक जोड़ने के लिए मूसा के उपादान द्रव्यों में मृत्तिका, लोहकिट, तुष, खटिका, चूना, मुल्तानी मिट्टी, वनी नसना, वस्त्र, गोधूम, पिष्ट एवं जल, महिषी क्षीर आदि मुख्य हैं। मतलब इसमें क्या क्या आप डालना है? मृत्तिका यानी मिट्टी डालनी है, लोहकिट डालना है, तुष डालना है, खटिका डालनी है, चूना है, मुल्तानी मिट्टी है, वन्नी नसना है, वस्त्र है, गोधूम है, पिष्ट है, जल है, महिषी क्षीर आदि मुख्य हैं। अलग अलग प्रकरण में कुछ भिन्न भिन्न द्रव्य, वानस्पतिक क्षीर, लाक्षा आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे कहें मदन मुद्रा किसे कहते हैं? एक मदन मुद्रा भी कई जगह आई है शास्त्र में। तो मदन मुद्रा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है कि उदुम्बर यानी गूलर एवं वटवृक्ष की क्षीर, उदुम्बर या वटवृक्ष की क्षीर एक एक पल, लाक्षा एक पल एवं चुंबक लोह चूर्ण एक 4-7 पल को एकत्र लेकर कुटनक खल्व के अत्सी के तेल के साथ कूटते कूटते मिश्रण को मोम की तरह चिकना एवं मृदु बना लेना। तत्पश्चात उसकी उपयोग मूसा अथवा कूपी के बंधन के लिए करें। इस मोम सदृश मिश्रण को मदन मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा पारद के जारण एवं मारण के लिए उपयोगी है। ये इस प्रकार आपको मदन मुद्रा की जो द्रव्य हैं उसमें सबसे पहला नंबर गूलर वटवृक्ष की क्षीर, गूलर की क्षीर, वटवृक्ष क्षीर एक एक पल, लाक्षा एक पल, चुंबक लोह चूर्ण 7 पल एकत्र करके कुटनक खल्व यानी इमाम दस्ते में अक्सी के तेल के साथ कूटते हुए मिश्रण को मोम की तरह चिकना कर लें, मृदु बना लें। तत्पश्चात इसको प्रयोग करें। इसी को मदन मुद्रा कहते हैं। इसको प्रयोग करेंगे तो मदन मुद्रा कहलाएगी। इसके बाद में आती है हठ मुद्रा में चुंबक लोह के चूर्ण के समान भाग शुक्र का रक्त मिलाकर, मतलब चुंबक लोह के चूर्ण में चुंबक लोह का चूर्ण लें, उसका समान भाग शुक्र का रक्त मिलाकर सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत, मतलब रात्रि काल में रात्रि भर सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत लगातार कुटनक खल्व से कूटते रहने पर चुंबक का चूर्ण मोम के सदृश मृदु एवं चिकना लेप सा बन जाता है। इस लेप को हठ मुद्रा कहते हैं।
इस प्रकार की मुद्रा तीव्र अग्नि में यथावत बनी रहती है तथा पारद को हानि को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पारद की हानि को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हठ मुद्रा है। इसी प्रकार से चुल्लिका, चुल्लिका किसे कहते हैं? चुल्लिका का सामान्य अर्थ चूल्हा है। बड़ा छोटा मिट्टी, ईंट अथवा लोहे से निर्मित लकड़ी, कोयला अथवा किसी भी ईंधन को जलाने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं उसे चूल्हा या चुल्लिका कहते हैं। इस प्रकार से ये चुल्लिका का, हठ मुद्रा का, मदन मुद्रा का वर्णन आपको किया गया। इन सबको याद करें। धन्यवाद, नमस्कार।